जी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या आपको बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है जी? यस सर। चलें 2-1 मिनट वेट कर रहे हैं ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी आ जाएं, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर आप लोग अपने पास निकाल कर रखिएगा। पहले मॉडर्न फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर न्यूक्लियर फिजिक्स होगा। चलें जी ज़रा देखिएगा, मेरा ख्याल है आज इतने स्टूडेंट्स हैं कि 12-13 के करीब। तो डिस्कस शुरू कर रहे हैं जी हम लोग करना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, photons of different energy 1.1 electron volt and 2.6 electron volt respectively
illuminates a metal whose work function is 0.6 वोल्ट। यानी दो फोटोन डिफरेंट एनर्जी के एक ही सरफेस पे पड़ रहे हैं। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन वुड बी, रेशियो मालूम करनी है। जरा देखिएगा, आइंस्टाइन की इक्वेशन बताती थी हमें E इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर आ गई? दैट इज E माइनस 5। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट क्या आ जाएगी? पहले की एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरे की क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, दैट इज 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड, दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 2.0, दैट इज 1/4, 1:4। ऑप्शन बीटा बन जाएगी। ठीक है, नंबर 2 देखिएगा। लिखा हुआ है लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, सिंपल पढ़ा हुआ है, E equals to HF and E equals to MC square, that will be equals to P into C. So PC equals to HF and P equals to HF over C, बीटा ऑप्शन। ठीक है, नंबर 3 देखिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ मेटल सरफेस इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड्स अपॉन, जी 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है। चार्ली ऑप्शन बनती है, किस किस पे डिपेंड करता था? नंबर 1 मेटल, नेचर ऑफ मेटल, एंड नंबर 2 एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। नंबर 4, which one of the following has the largest energy contents? तो एनर्जी का फार्मूला पड़ा हुआ है HF इक्वल्स टू HC ओवर लैम्डा। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, दैट इज द गामा रेस, अल्फा ऑप्शन आएगी। नंबर 5, in a photoelectric electronic effect monochromatic light is incident on metal surface. If the incident light of twice the intensity but same wavelength, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन तो डिपेंड ही इंसिडेंट की एनर्जी पे करती है, उसकी इंटेंसिटी पे नहीं करती। इसका मतलब अगर इंटेंसिटी डबल कर दोगे, वेवलेंथ सेम है मींस फ्रीक्वेंसी सेम, मतलब एनर्जी सेम, तो इसका मतलब है किसी किस्म का कोई फर्क काइनेटिक एनर्जी में नहीं आएगा। दैट इज चार्ली ऑप्शन रिमेन्स सेम। Number 6, if n number of photons are striking on metal surface, then total momentum exerted is, जी एक फोटोन का मोमेंटम होता है h ओवर लैम्डा, फॉर n फोटोन p इक्वल्स टू nh ओवर लैम्डा, ऑप्शन अल्फा। नंबर 7, photon A has twice the energy of photon B, the ratio of momentum of A to that of B। आसान से कहते जी A की एनर्जी B की एनर्जी का 2 गुना है, यानी PA इंटू सी, ये फार्मूला लिखा था ना यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे क्या बन जाएगा PB इंटू सी से इसके साथ 2 भी आएगा, सी से कट गया
PA over PB equals to 2। यानी ऑप्शन बन जाएगी चार्ली। आठवां सवाल देखिएगा इधर। For two lights of different frequencies, if f2 greater than f1, हाँ जी, E पढ़ा हुआ है ना, C equals to f lambda and lambda equals to C over f। lambda is inversely proportional to f। इसका मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, लिहाजा क्या होगा, lambda 2 lambda 1 is greater than lambda 2। क्या चीज आ जाएगी, अल्फा ऑप्शन। 9 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, ये लिखा हुआ था, एक तो मेटल की नेचर पे और दूसरा एनर्जी पे। कौन सी ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पे, एनर्जी मींस फ्रीक्वेंसी, अल्फा फ्रीक्वेंसी। नंबर 10 आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय, फार्मूला वो ऊपर लिखा हुआ है, E इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इसे लिख सकते हो HF इक्वल्स टू 5 प्लस 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो 1/2 m स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस HF माइनस 5। कौन सी ऑप्शन बन जाएगी, बीटा। An electron and proton are accelerated through the same potential difference if their masses are me and mp respectively, then ratio of their de Broglie wavelength। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था de Broglie wavelength का, lambda equals to h over under root 2mve। इसकी जगह एनर्जी आता था, तो इसे लिख सकते हो क्या लिखा हुआ है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब है E भी सेम, B भी सेम, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। इसका मतलब है किस किस का मालूम करना है आपने, इलेक्ट्रॉन और, तो लैम्डा E over lambda p equals to under root mp over me, that will be delta। नंबर 12 जी। सर यहाँ पे हम सर 11 वाले एमसीक्यूज में हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का सिंपल फार्मूला नहीं लगा सकते, h over mv। अब वो जो रिलेशन है ना उसमें v वेलोसिटी होती है, लेकिन यहाँ पे वो पोटेंशियल की फॉर्म में लेके गया है, तो फिर आपको वो एनर्जी वाला फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे तो v वेलोसिटी होती है। जी सर क्लियर। 12 देखिएगा, लिखा हुआ है रैंक द rank following electromagnetic radiation according to energy of their photon from largest to least to greatest। सबसे कम से ज्यादा के, यानी सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तो कौन सा आएगा जी। अब जरा देखो, जो ब्लू की वेवलेंथ है वो सबसे विजिबल रीजन में कम होती है, लेकिन इन चारों में रेडियो वेव विजिबल से भी कम होती है। इसका मतलब है हम क्या लिख सकते हैं, आपको ये पता है ना फार्मूला, E इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा। तो आपने क्या बताना है, हाँ जी, एनर्जी की फॉर्म में लिखना है। अब लेमडा डी आर यानी रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है किसकी, येलो लाइट की, उससे कम होती है किसकी, ब्लू लाइट की, और सबसे कम होती है किसकी, एक्स रेज की। तो इसका मतलब है सबसे कम एनर्जी किसकी आएगी, रेडियो, फिर उससे कम, उससे ज्यादा येलो, फिर उससे ज्यादा ब्लू,
और फिर उससे ज्यादा एक्स रेज, कौन सा बन जाएगा? 4 2 1 3, ये ऑप्शन बन जाएगा। कौन सी? बीटा ऑप्शन। नंबर 13 देखिएगा जी जरा, लिखा हुआ है इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। हाँ जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो होता था जहां पे इलेक्ट्रॉनिक करंट खत्म हो जाता था। द इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट कॉजेज द इलेक्ट्रॉन करंट टू वेनिश, डेल्टा ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक करंट विल बी जीरो। नंबर 14, इफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ देन। हाँ जी, दोनों की डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम हो, यानी क्या चीज आ जाए, जरा गौर कीजिएगा। लेमडा ई इक्वल्स टू लेमडा पी, और इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, एच ओवर बटे में एम वी होता है, और एम वी मोमेंटम होता है, पीई एच ओवर पी पी, एच एच से कैंसिल, इसका मतलब है पीई इक्वल्स टू पी पी, यानी प्रोटॉन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दोनों सेम है, डेल्टा ऑप्शन है। नंबर 15, चलें यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करवा रहा हूं 15 से ऑनवर्ड, जल्दी से। जी ले लिया स्क्रीनशॉट? देखिएगा जी, लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। ग्राउंड से कहां पे लेके गए, यानी आप ये देखो, ये ग्राउंड स्टेट यानी 15 वाला है, ये ग्राउंड स्टेट यानी n इक्वल्स टू 1, ये 2, ये 3, ये 4, n इक्वल्स टू 4। कहता है यहां तक लेके गए, देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व विल बी, कहता है जब यहां से वापस आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट करेगा। तो इसकी मैंने टेक्निक बताई थी आपकी कि जिस स्टेट से जिस स्टेट पे आ रहा हो उन दोनों को माइनस कर दो आपस में, यानी 4 से जंप करके 1 पे आएगा ना, तो 4 में से 1 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3, इसको 1 तक ऐड कर देना 3 को, यानी 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1, दैट विल बी 6, ऑप्शन सी। नंबर 16, required energy to detach one electron from the Balmer series of hydrogen atom। जी बार्मर सीरीज में आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर। बार्मर सीरीज का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्बिट में होता है, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती थी आपको याद हो, E2 इक्वल्स टू माइनस ई नॉट ओवर 4, इसका मतलब है माइनस 13.6 ओवर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट विल बी माइनस 3.4। इसका मतलब है सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी इतनी होती है, तो इतनी ही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, यानी प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी निकालने के लिए, बीटा ऑप्शन। ये मैंने बताया भी था कि फर्स्ट ऑर्बिट की आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस 13.6, सेकंड की प्लस 3.4, उससे आगे चलोगे तो जितनी होगी उसका प्लस कर दोगे। 17, according to Einstein photoelectric equation, the graph between kinetic energy of photoelectron ejected and frequency of incident radiation। ये तो बुक का ग्राफ बना हुआ है,
ऐसे बनना होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन सी 18। एक्सरेज बीम कमिंग फ्रॉम एक्सरे ट्यूब, जी क्या होता है? तमाम वेवलेंथ होती हैं मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान, क्योंकि वहां पे वक्त दोनों काम हो रहे होते हैं, इनर शेल ट्रांजिशन भी हो रही होती है, ब्राह्म-स्टार्लंग इफेक्ट भी हो रहा होता है। डेल्टा ऑप्शन है। wavelength of continuous x-rays is proportional to the, जी क्या कहता है? आपको याद है कि वेवलेंथ का फार्मूला आपने पढ़ा था, लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू 1240 ज़रब 10 की ताकत -9 बटा v। लैम्डा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। v का मतलब एनर्जी, इसके साथ ही भी आता था ना, वो एनर्जी होती थी। इसका मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन। डेल्टा ऑप्शन आएगी। If incident electron in a Colloidal tube are accelerated through potential V, then the maximum frequency of continuous X-ray। तो पढ़ा था फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती थी? V इंटू ई और HF मैक्सिमम, F मैक्सिमम H VE ओवर H 20। बीटा ऑप्शन आ गई। 21। Maximum energy of photon emitted from X-ray tube is certain increased by, G, maximum energy of emitted photon from an X-ray tube is certain to be increased by। बड़ा आसान सा ये फार्मूला लिखा हुआ है, E maximum equals to kinetic energy, तो ये VE होता है, तो इसका मतलब है E maximum is proportional to V, यानी जितना आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अल्फा ऑप्शन आ गई। 22। Which type of characteristic X-ray photon whose energy is given by relation? रिलेशन क्या दिया हुआ है? HF equals to EM minus EK। तो K में आ रहा है ना, तो इसका मतलब है होगा तो K। अब KLM, L से जंप करके आए K में तो K अल्फा होता है, अगर M से जंप करके आए K में तो K बीटा होता है, तो K बीटा आएगा जी। बी ऑप्शन। 23। Kinetic energy of electron by applying potential difference V1 across X-ray tube is KE1 and V2 potential difference produce kinetic energy equal to KE2. What will be the value of KE1 ratio KE2 if the ratio of potential difference V1 ratio V2? बड़ा आसान सा है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा VE, ऐसा ही है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू V1 ओवर V2। अब काइनेटिक एनर्जी की रेशियो, पोटेंशियल की रेशियो कितनी है? 2:3, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी की रेशियो भी उतनी ही होगी। ऑप्शन डेल्टा। ट्वेंटी 24। टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, बताया भी था जी, एक्सटर्नल के लिए एक्स रेज ही इस्तेमाल होती है और करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज इस्तेमाल होती है। X-ray consists on series of specific frequencies are called characteristics X-rays। Charlie option।
What is the reason that a hydrogen atom do not emit X-rays? हाँ जी, क्यों emit नहीं करते? हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट emit कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके एनर्जी लेवल्स के दरमियान इतना डिफरेंस ही नहीं होता। मैक्सिमम जो एनर्जी डिफरेंस है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में ही लाई किया करता है। यही वजह है कि हाइड्रोजन मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट ही emit करता है, यानी its energy levels are too close to each other. Beta option. 27. In X-ray scan, the bones appear to be bright. बुक की लाइन है जी। 28. Continuous X-ray spectrum is obtained due to the deceleration of impacting electrons. और आपको अगर याद हो ना तो बताया भी था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज ये एक दूसरे के इनवर्स फिनोमेना है। K alpha X-ray photon is emitted when hole in K shell is occupied by electron from L shell. For X-rays, which of the following is not correct? सही नहीं है। Can be deflected by electric and magnetic field जी, चार्ली ऑप्शन, क्योंकि ये चार्ज लेस होती है, इन पे किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, लिहाजा ना इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड इन्हें डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। The X-ray tube, the intensity of emitted X-ray beam is increased by, तो दो चीजें मैंने आपको बताई थी। मैंने बताया था कि ग्राफ को दो तरीकों से मैनेज किया जाता है। अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है, यानी अल्फा मिनी जो लैम्डा मिनिमम है उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। और अगर आप फिलामेंट करंट बढ़ाते जाओगे, फिलामेंट करंट बढ़ाने का मतलब कि एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, तो फिर एमिट होने वाले फोटॉन्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी, यानी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और यही उसने लिखा हुआ है जी कि इंटेंसिटी बढ़ानी है, इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा, फिलामेंट करंट इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज द फिलामेंट करंट। 32 वाला देखिएगा जी। X-rays are produced in a tube operating at 10 raised to power 5 volt. The speed of X-rays, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का फार्मूला 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है, दैट इज 310 raised to power मीटर पर सेकेंड। अल्फा ऑप्शन है। X-rays are similar in nature gamma rays, क्यों? क्योंकि gamma rays भी photons होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जी इसका। नेक्स्ट देखिएगा जरा, लिखा हुआ है 34, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज इज द इनवर्स फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, बीटा ऑप्शन आएगी। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे डिपेंड्स अपॉन, जी पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग धन से जाने की, वो तो एनर्जी पे डिपेंड करती है, इसका मतलब है वो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। बीटा ऑप्शन। 36, टारगेट मटेरियल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे मस्ट हैव, हाँ जी क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ज्यादा होने से क्या होगा कि फोटो एमिट होने वाले फोटोन की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करे तो हीट की वजह से वो मेल्ट ना हो सके।
डेल्टा ऑप्शन हाई एटॉमिक नंबर melting point. 37. In X-ray tube, the accelerating potential at anode is V naught. Which of the following will be the minimum wavelength of emitted X-ray? तो lambda minimum आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. lambda minimum ये इस तरह पढ़ा था आप लोगों ने. VE equals to HF maximum and VE equals to HC over lambda minimum, and lambda minimum HC over VE. That will be delta option. Photon of highest frequency will be absorbed when the transition plays from. कहां से कहां पे आएगा जी? फर्स्ट टू, क्योंकि इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है. दैट इज अल्फा. 39. लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू. जी लैम्डा फोटोन के केस में तो ये पड़ा हुआ है ना, एच सी ओवर ई, यानी फिर इसे लिख सकते हो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, और ये फोटोन है. और पार्टिकल के केस में वो अभी थोड़ी देर पहले डी ब्रॉय का लिखा था, एच सी ओवर अंडर रूट 2m, आगे ये ई है. वी होता था ना, वो काइनेटिक एनर्जी होती थी सारी, तो इसे लिख सकते हो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई. बीटा ऑप्शन. And the 41, in which of the following transition will be the minimum wavelength? जिसके दरमियान एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, और एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा पहले दो ऑर्बिट के दरमियान होता है, यानी लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू एच सी ओवर E2 माइनस E1. डेल्टा ऑप्शन. ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी. आपका ये मॉडर्न फिजिक्स का यूनिट डिस्कस हो गया. बात कर रहे हैं हम लोग अब किस पे? न्यूक्लियर वाले पे. हाँ जी, क्लियर है. चलें जी, अब जरा वो पेपर निकाल लीजिएगा, क्या नाम उसका, न्यूक्लियर फिजिक्स वाला, उसे डिस्कस कर रहे हैं. जी न्यूक्लियर फिजिक्स.
जी पेपर निकाल लिया आप लोगों ने? पेपर है सारे के सामने? आप लोग मौजूद हो? आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। चलें फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। लिखा हुआ है सर्टेन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ न्यूक्लियाइड ऑफ मास नंबर x decays by beta emission and alpha emission to a second nuclide of mass number y. Which of the following correctly describe x and y? अब आपको पता है जब बीटा एमिट होता है तो मास नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, और जब अल्फा एमिट होता है तो मास नंबर 4 कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। तो जरा देखो, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस का डिके होने से पहले कितना था? x, मास नंबर x था। जब डिके हुआ तो y बन गया। उसके साथ साथ क्या हुआ? यानी मैं कह सकता हूं अगर x में से 4 कम होगा तो y बन जाएगा। तो फिर मैं क्या कह सकता हूं? x बराबर आएगा y प्लस 4 के। दैट इज बीटा ऑप्शन। नंबर 2, radioactive nuclide X undergo a series of decay according to the scheme. If mass number, atomic number of X are 180 and 72 respectively, the corresponding number for X4 are. बड़ी आसान टेक्निक है, जरा देखिएगा। एटॉमिक नंबर पहले मालूम कर लो, Z वाला। आपको पता है अल्फा एमिट हो, इनिशियल एटॉमिक नंबर कितना है? 180, 180 कह रहा हूँ 72। जब अल्फा एमिट हुआ तो 2 कम होगा, बीटा नेगेटिव एमिट हुआ तो 1 जमा होता है, फिर अल्फा एमिट होगा तो 2 कम होगा, और गैमा एमिट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है 69 आ गया। एटॉमिक मास नंबर क्या आएगा? कितना है? 180 है पहले, अल्फा एमिट हुआ तो 4 कम हुआ, बीटा एमिट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर अल्फा एमिट हुआ तो 4 कम हुआ, और गैमा से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 172। क्या चीज आ गई हमारे पास? चार्ली ऑप्शन। नंबर 3 लिखा हुआ जी, एन एक्सीडेंट अकर्स इन लेबोरेटरी in which a large amount of radioactive material having half life of 20 days. एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है, लेबोरेटरी में एक एक्सीडेंट टेक प्लेस हुआ लेबोरेटरी में एक ऐसे रेडियोएक्टिव मटेरियल का जिसकी हाफ लाइफ 20 डेज है। बिकम एम्बेडेड इन द फ्लोर, बिखर गया वो किसके ऊपर? फ्लोर के ऊपर। एंड वॉल ऑन द लेवल ऑफ रेडिएशन 32 टाइम। कहता है जो उसका रेडिएशन लेवल था वो रूटीन से, जो नॉर्मल था उससे 32 गुना ज्यादा हो गया। द लेबोरेटरी कैन सेफली ऑक्यूपाइड आफ्टर। कहता है बताएं कितने टाइम के बाद वो दोबारा अपने नॉर्मल पे आ जाएगा। अब 32 गुना बढ़ गया, इसका मतलब है आपने ये बताना है कितने टाइम के बाद वो दोबारा 32 गुना कम होकर नॉर्मल पे आ जाएगा। अब आपने बताना है कि 32 टाइम्स, हाँ जी, क्या सिचुएशन होगी? जरा गौर कीजिएगा। अगर 32 गुना बढ़ जाए इसका मतलब है, और 32 गुना कम करना है, 32 गुना कम करने का मतलब आपको 5 हाफ लाइफ पे जाना पड़ेगा। समझ आ गई बात की? कितनी हाफ लाइफ पे जाना पड़ेगा? यानी 5 हाफ लाइफ गुजरेंगी, तो T1/2 कितना आ जाएगा? 22 डेज, 20 डेज। तो 5 हाफ लाइफ कितनी होगी? दैट इज 100 डेज। का मतलब है 100 दिनों के बाद वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ चुका होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अमंग द फॉलोइंग सिलेक्ट द 3 वाला रिपीट कर दें, ऑडियो कौन सा? वीडियो दोनों पॉज हो गई थी। 3 वाला, 3 वाला? अभी जो आपने देखो, करवाया जी। हाँ मैं बता रहा हूँ, वो देखो लिखा हुआ है, वो कहता है जी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल था जिसकी हाफ लाइफ 20 दिन थी। एक लेबोरेटरी में पड़ा हुआ था, वहां पे एक्सीडेंट हुआ या वो बोतल टूट गई, जो भी होगा,
उस लेबोरेटरी के अंदर जो सेफ लिमिट थी ना रेडिएशन लेवल की, उससे 32 गुना बढ़ गया। अब वो कहते हैं बताएं कितने टाइम के बाद वो दोबारा सेफ लिमिट में आ जाएगी। इसका मतलब अगर 32 गुना बढ़ गया है तो वो टाइम जितने टाइम के बाद 32 गुना कम हो जाएगा, दोबारा सेफ लिमिट में आ जाएगा। तो 32 गुना कम होने का मतलब है 5 हाफ लाइफ का गुजरना। 5 हाफ लाइफ गुजरने के बाद 32 गुना कम हो जाती है वैल्यू। ठीक है, जब इसका मतलब है 5 हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ चुका होगा, और वो कितना होगा? 100 दिन। नंबर 4 है जी, among the following select the correct statement. The rate of disintegration is directly proportional to number of atom present in the sample. सही है। Equal fraction disintegrate in equal interval of time, ये भी ठीक है। Radioactive sample takes an infinite time to complete disintegration, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है all of these आएगा। डेल्टा ऑप्शन। जी नंबर 5 देखिएगा, लिखा हुआ है the phenomena of radioactivity associated with spontaneous disintegration of nuclei of atom, delta option. Number 6, which of the following is not a mode of radioactive decay? कहते जी बताएं रेडियोएक्टिव डिके नहीं है इनमें से कौन सा? तो प्रोटॉन एमिशन रेडियोएक्टिव डिके नहीं होता जी। सर ये जो आपने 4 बार आगे करवाया है इसकी डेल्टा ऑप्शन है ना, तो बुक जी पे डेल्टा, जो बुक है उसके ऊपर यही वाली स्टेटमेंट है और यही ऑप्शन है, लेकिन उसका आंसर उन्होंने अल्फा लगाया। नहीं उसमें ऑप्शन ये नहीं होगी, अगर आप देखोगे ना तो उसमें ऑप्शन कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन वाला नहीं होगा। जरा देखिएगा ध्यान से, फिर मुझे बताइएगा, मुझे वो व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर 7 देखिएगा जी जरा, a radioactive sample decays by emitting alpha, beta and gamma particle. The change in nucleon number of the sample, nucleon number का मतलब atomic mass number, यानी A में कितना चेंज आएगा। आपको पता है अगर अल्फा एमिट हो तो 4 कम हो जाता है, बीटा एमिट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गैमा एमिट होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी A-4 4 कम हो जाएगा जी अल्फा। सर उसमें यही वाली ऑप्शंस है। मुझे वो व्हाट्सएप कीजिएगा ना, फिर मैं बता दूंगा आपको। जी सर। नंबर 8 देखिएगा, masses of two radioactive substances are same and their half lives are 1 year and 2 years respectively. The ratio of their undecayed amount after 6 years. अब जरा गौर से देखिएगा, वो कहता है दो रेडियोएक्टिव सैंपल हैं, एक की हाफ लाइफ 1 साल है, दूसरे की हाफ लाइफ 2 साल है। कहता है 6 साल के बाद बताएं इनके जो अनडिकेड है उनकी रेशियो कितनी बच जाएगी। अब जिसकी हाफ लाइफ 1 साल है 6 साल गुजरने के बाद उसकी रेशियो कितनी हो चुकी होगी? 6 साल जब गुजरेंगे तो उसकी कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होगी? 6। और जिसकी हाफ लाइफ 2 साल है 6 साल गुजरने के बाद उसकी 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी होगी। कहते हैं इन दोनों की रेशियो बतानी है। तो पहले वाले फॉर 1 ईयर हाफ लाइफ, जिसकी हाफ लाइफ 1 साल है, उसके अनडिकेड एटम कितनी होंगे? उसकी 6 साल के बाद 6 हाफ लाइफ गुजरी होगी, 1/2⁶n इंटू n, ये बन जाएगा 1/64 इंटू n। और जिसकी फॉर 2 ईयर्स, उसके जब 6 साल गुजरेंगे तो उसकी 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी होगी, 1/2⁵ इंटू n। ठीक है, तो कहते हैं इन दोनों की रेशियो बताएं जरा क्या आएगी, क्या बन जाएगी? 1/64 इंटू n, 1/8 इंटू n, कट गया, दैट इज 8/64, दैट इज 1/8।
कौन सी ऑप्शन आ जाएगी? अल्फा ऑप्शन आ जाएगी। In which sequence the radioactive radiation are emitted in the following nuclear reaction? क्या आ रहा है, जरा गौर से देखिएगा। X ZA क्या होगा? Y Z+1 इंटू A, फिर K Z-1 A-4, फिर K Z-1 A-4। तो बड़ा आसान है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 बढ़ रहा है तो बीटा एमिट होगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 कम हो रहा है और मैस नंबर 4 कम हो रहा है तो अल्फा एमिट होगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गैमा एमिट होगा। यानी पहले बीटा फिर अल्फा फिर गैमा, बीटा ऑप्शन आ जाएगी। नंबर 10, आफ्टर 1 अल्फा एंड 2 बीटा एमिशन। हाँ जी, क्या बताया था, ये आइसोटोप की कंडीशन बताई थी कि 1 अल्फा 2 बीटा एमिट हो तो डेल ऑप्शन बन जाती है जी एटॉमिक, यानी आप कहते हो आइसोटोप्स बनते हैं, मतलब A इक्वल्स टू सेम। नंबर 11, the rate of decay of atom radioactive decay of radioactive atom decreases exponentially with time। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी पढ़ा था ना, n इक्वल्स टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, और इसकी जो कर्व बनती थी वो ऐसे बनती थी, दैट इज एक्सपोनेंशियल। नंबर 12 देखिएगा, if only one atom of radioactive element is left then this atom disintegrate after infinite time। जी पढ़ा आप लोगों ने, इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन के। वेवलेंथ ऑफ गैमा रेज इज, गैमा रेज की वेवलेंथ क्या होती है जी? एक्स रेज से कम होती है, लैम्डा गैमा इज लेस देन लैम्डा एक्स रेज, और यही वजह है कि एनर्जी ऑफ गैमा रेज इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्स रेज। नंबर 14, which set of the radioactive emission correspond to description given in table heading? हाँ जी, पहले नंबर पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बीटा होते हैं, हाई स्पीड हीलियम न्यूक्लियस ये तो अल्फा होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन ये तो गैमा होते हैं, तो चार्ली ऑप्शन बन गया। नंबर 15, बाय सेपरेट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी जल्दी से। तो ये माइक ऑफ करो जिसका माइक ऑन है। नंबर 16 देखिएगा जी, लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन है जी, फ्यूजन रिएक्शन।
Number 17, fission chain reaction in a nuclear reactor can be controlled by introducing cadmium rod. Number 18, in nuclear fission reaction, when the products are xenon and strontium, the number of neutrons emitted is, that is 2, beta option. Energy given out per nuclear in PP reaction is, book की line है, that is 6.4 MeV, beta option B. 3 up quarks combine to form a new particle. The charge on this particle, अब आपको पता है up quark जो होता है उस पे चार्ज होता है 2/3e plus 2/3e plus 2/3e, that will be plus 6/3e, that is plus 2e. Charlie option. 21 देखिएगा जरा, लिखा हुआ है फॉर एटॉमिक न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डैश विद इंक्रीज इन मैस नंबर। हाँ जी, पहले पहले क्या होता है, ग्राफ जो बनता है ना बाइंडिंग एनर्जी का, वो ग्राफ ऐसा बनता है, स्टार्टिंग में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल तक बढ़ेगी, उसके बाद फिर कम होगी। तो क्या आ जाएगा जी, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विद इंक्रीज इन मैस नंबर, डेल्टा ऑप्शन। फ्रैक्शन ऑफ द अनडिकेड एटम इन द रेडियोएक्टिव सैंपल आफ्टर एन हाफ लाइफ। बड़ा आसान था ये, इस तरह होता है ना, अनडिकेड एटम्स आफ्टर n half lives, that is 1/2 power n into, ये फ्रैक्शन आएगा, चार्ली ऑप्शन। 23, a nucleus of nuclide decays by emission of a beta particle followed by alpha particle, which nuclide shows its form। अच्छा, अब क्या होगा, प्लूटोनियम है ना, तो प्लूटोनियम में क्या बन जाएगा जरा देखिएगा, मैस नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा, 94 है, बीटा मिट हो तो 1 बढ़ जाता है, अल्फा मिट हो तो 2 कम हो जाता है, इसका मतलब है 93 आ गया। और मैस नंबर क्या है, 241 है, बीटा मिट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा एमिट होने से 4 कम हो जाता है, यानी 237। कौन सी ऑप्शन बन जाएगी, चार्ली ऑप्शन। नेपच्यूनियम बनेगा, नेपच्यूनियम 93 237। 24 देखिएगा, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1 डे, कहता है जी एक दिन गुजरने के बाद 1/16 ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिमेन इन द सैंपल। कहता है एक दिन का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे गुजरने के बाद क्या होता है, 16वां हिस्सा बच जाता है। कहता है बताएं हाफ लाइफ कितनी होगी, और 16 हिस्से तो बचते हैं कब, 16वां हिस्सा कब बचता है, जब 4 हाफ लाइफ गुजरे। ये मैंने टेबल बनवाया था आप लोगों को। इसका मतलब क्या है कि 1 डे equals to 4 half lives, यानी 24 hours equals to 4 half lives and half life equals to 6 hours। कौन सी ऑप्शन आएगी, बीटा। 25 देखिएगा जी जरा, क्या हो रहा है, 4 प्रोटॉन मिलके हीलियम का न्यूक्लियस बना रहे हैं, और ये तो लाइट पार्टिकल्स मिल रहे हैं ना, फ्यूजन रिएक्शन होता है। डेल्टा। half life of a certain radioactive element is such that 7/8 of the quantity decays in 12 days। कहते हैं जी
8 में से 7 हिस्से डिके हो गए हुए हैं, इसका मतलब है कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है? 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। कितने दिनों में? 12 दिनों में। व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स अनडिकेड आफ्टर 24 आवर्स? अब जरा खुद ही देखिएगा, इसका मतलब है 3 हाफ लाइफ गुजरे तो कितना हो जाएगा? 12 दिन गुजर रहे हैं, तो हाफ लाइफ कितनी आ जाएगी? 4 दिन की। कहता है बताएं 24 दिन गुजरे तो कितना डिके बचेगा बाकी? तो बड़ा आसान है, एक हाफ लाइफ 4 दिन की आ गई तो 24 हाफ लाइफ होंगी, तो 24 दिन होंगे तो 6 हाफ लाइफ होंगी, ठीक है। और 6 हाफ लाइफ में अनडिकेड नंबर ऑफ हाफ लाइफ इन 24 days, that will be 6. Undecayed after 6 half lives, that is 1/2 power 6 into n, that is 1/64, 64 आ जाएगा 1/, कितनी ऑप्शन? 4 ली। 27 देखिएगा, after 2 hours 1/16 of initial amount of certain radioactive isotope remains undecayed। कहते हैं जी 16वां हिस्सा बच गया 2 घंटे के बाद, इसका मतलब है 4 हाफ लाइफ गुजरी, यानी 4 हाफ लाइफ इक्वल्स टू 2 आवर्स। तो 1 हाफ लाइफ 0.5 आवर्स मीन्स 30 मिनट्स। चार्ली 28, which two nuclei contains the same number of neutrons? जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस किस के सेम है? जी चार्ली ऑप्शन है। सोडियम में देखो, सोडियम 11, 23 प्रोटॉन्स दिए हुए 11, न्यूट्रॉन्स दिए हुए 23 माइनस 11 दैट इज 12। मैग्नीशियम देख लो कितना है? 12, 24 प्रोटॉन 12 है और न्यूट्रॉन्स 24 माइनस 12 दैट इज 12। अल्फा ऑप्शन आ गया। स्क्रीनशॉट लोगे जी इसका। जी जरा देखिएगा 29 देखिएगा, लिखा हुआ है यूरेनियम 92-38 absorb a neutron, the product emits an electron, this product further emits an electron, the result is। हाँ जी, एक न्यूट्रॉन एंटर होता है और क्या हो जाता है? एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। तो ये बुक में ही दिया हुआ है रिएक्शन जो आपको पढ़ने के लिए कहा था ना टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स में, तो प्लूटोनियम बनता है जिससे। (94 to 39) अल्फा ऑप्शन। 30 देखिएगा, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 4 months, 3/4 ऑफ सब्सटेंस विल डिके इन। जी 3/4 यानी 4 में से 3 हिस्से डिके उस वक्त होते हैं जब 2 हाफ लाइफ गुजरती हैं। तो कहते हैं कि 4 महीने हाफ लाइफ है, बताएं 75% यानी 3/4 सब्सटेंस डिके कितनी देर में हो जाएगा? 2 हाफ लाइफ गुजरेंगी ना। तो एक हाफ लाइफ कितनी है? 8 महीने, तो 2 हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? एक हाफ लाइफ 4 महीने है तो 2 हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? 8th मंथ, 8 महीने जी। बीटा। When an electron is emitted from a nucleus, its neutron proton ratio, जी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बतानी है आपने। अब होता क्या है
इलेक्ट्रॉन तब एमिट होता है जब एक न्यूट्रॉन टूटता है, किसमें, एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। इसका मतलब है प्रोटॉन बढ़ जाता है, न्यूट्रॉन कम हो जाता है, तो ओवरऑल न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पहले से कम हो जाती है। चार्ली ऑप्शन आएगी। एनी मीजॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ जी ये तो बुक की लाइन है, वन क्वार्क एंड एंटी क्वार्क, यही है शायद, बुक की लाइन है जी। सर पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क मेक अ मेसॉन। कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, डेल्टा। 33 है, अ बेरियन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ जी बेरियन किससे बनता है जी, 3 क्वार्क्स के मिलने से, बुक की लाइन है ये भी। 34 रेडियोएक्टिव रिएक्शन इज यूरेनियम 92 238, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लेड कितना 82 206। कहता बताएं कितने अल्फा एमिट हुए कितने बीटा एमिट हुए, बारी बारी डिस्कस करेंगे हम लोग इसे। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ अल्फा एमिट करने के हवाले से, तो आपको पता है ना जब बीटा एमिट होती है तो मैस नंबर पे चेंज नहीं आता, तो नंबर ऑफ अल्फा कितने आएंगे, नंबर ऑफ अल्फा बड़ी आसान है, इसमें से इसे माइनस कर दो, 238 माइनस 206, और अल्फा का मैस कितना है 4, कितना आ जाएगा 32/4 बराबर 8। इसका मतलब है 8 अल्फा एमिट होंगे। अगर इसमें से अल्फा एमिट हुए हो 8, तो इसका मतलब है यूरेनियम क्या बन चुका होगा 92 238, इसमें से 8 अल्फा एमिट हुए हो तो ये बन चुका होगा कोई x, जिसका बन जाएगा 206, और इसमें से 8 अल्फा एमिट हुए हो तो 16 कम हो जाता है, 72 76 बन जाएगा। अब आपने ये बनाना है, तो ये बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ बीटास कितने आएंगे, इसमें से इसे माइनस कर दोगे, 82 माइनस 76, और बीटा पे चार्ज नंबर 1 होता है, दैट इज 6 बीटा आ जाएंगे। इसका मतलब है 8 अल्फा और 6 बीटा निकलेंगे, डेल्टा ऑप्शन। सर ये एक्स बोथ का एटॉमिक नंबर 76 कैसे कैसे होगा, होगा, 66 नहीं हो सकता? क्यों, 16 कम होना है ना, तो 92 में से 16 निकलेंगे तो 76 ही आएगा, वो अगर 26 निकले तो फिर 66 बनेगा, 26 कम हो तो फिर होगा। Both xenon and cesium each have isotopes 36G. Charlie option. 3 paths of radioactive radiation are observed as shown in figure. The presence of electric field. Which type of radiation is shown in path 1? जी path 1 किस रेडिएशन को शो कर रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना, तो ये अल्फा रेडिएशन होगी। - 37 देखिएगा, a large collection of nuclei are undergoing alpha decay. The rate of decay at any instant is, हाँ जी अल्फा की ऑप्शन है कि रेट ऑफ डिके जो है वो नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियर के प्रोपोर्शनल होता है, जितने प्रेजेंट न्यूक्लियर ज्यादा होंगे उतना ही रेट ऑफ डिके भी ज्यादा होगा। इफ न्यूक्लियस हैज mass a z प्रोटॉन एंड n न्यूट्रॉन्स, इट्स बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, बड़ा आसान है, ZMP प्लस NMN माइनस mass of nucleus into c square।
दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। मैथ डेफिसिट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, चार्ली ऑप्शन। 39 the greatest binding energy per nucleon occur for nuclide with mass is near that of iron। चार्ली ऑप्शन। और आप लोगों ने पढ़ा था कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस पीरियोडिक टेबल में न्यूक्लियस जो है वो कौन सा है, आयरन ही है। इसे तोड़ना सबसे मुश्किल है। 8.8 MeV पर न्यूक्लियन एनर्जी होती है इसकी। एंड द लास्ट वन इज 40 radioactive element X and Y have the half-life of 30 minutes and 90 minutes respectively. Sample of X initially contains equal number of atoms, दोनों के number of atoms same है. After 180 minutes, the value of the following what will be the value of following fraction? जो unchanged होंगे, देखो जिसके 30 मिनट की हाफ लाइफ है, 180 मिनट गुजरने तक उसकी 6 हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी, ठीक है। और जिसकी 90 मिनट हाफ लाइफ है, 180 मिनट तक उसकी 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी। तो अनचेंज ऑफ एक्स, एक्स के अनचेंज न्यूक्लियस कितने होंगे? एक्स की हाफ लाइफ कितनी है? 30 मिनट। इसका मतलब है 180 मिनट तक जाते वक्त ये 6 हाफ लाइफ 1/2 into n। और अनचेंज्ड न्यूक्लियस ऑफ y कितनी है? ये 90 मिनट हाफ लाइफ है, तो 180 तक जाते 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी होगी। हट गया 2/2/2/6 दैट इज 4 divided by 64 that is 1/16 1:16 अल्फा ऑप्शन है। ठीक है जी। सर तो 34 ये वाले, कौन सा? 34 वाला। देखो 34 वाले की बड़ी आसान टेक्निक है, ये एक टेक्निक बना के बता दी मैंने आपको। जब आपने नंबर ऑफ अल्फाज निकालने हो तो जो रिएक्शन आपको दिया होता है उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होती है ना, फाइनल प्रोडक्ट के इनिशियल एटम के मैस नंबर में से फाइनल वाले के मैस नंबर को माइनस करो, और अल्फा का एटॉमिक मैस नंबर 4 होता है, हीलियम है ना, उसे 4 पे डिवाइड कर दो। 38 - 206 डिवाइडेड बाय 4 नंबर ऑफ अल्फाज निकले। अब 8 अल्फा निकले तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 32 कम हो जाएगा, मैस नंबर 32 कम हो जाएगा और चार्ज नंबर 16 कम होगा। मैंने एक इंटरमीडिएट बना लिया। चलिए अच्छा, अगर सिर्फ अल्फा निकले तो ये चीज बन जाएगी। अब क्या करना है, जो इंटरमीडिएट बनता है ना, इस इंटरमीडिएट का एटॉमिक नंबर और जो फाइनल होता है उसका एटॉमिक नंबर, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, यानी 82 - 76। और आपको पता है चार्ज नंबर बीटा का चार्ज नंबर 1 होता है, उसे 1 को डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ जाएगा, नंबर ऑफ बीटाज आ जाएंगे। सर जी ये लास्ट वाला भी बता दें। कौन सा? ये वाला। इस तरह का क्वेश्चन तो पहले भी किया है। वो कहता है कि 2 एलिमेंट है, 2 सैंपल है, एक एक्स और एक वाई। एक्स की हाफ लाइफ 30 मिनट है और वाई की हाफ लाइफ 90 मिनट है। तो बताएं टोटल 180 मिनट टाइम गुजरा, दोनों की इनिशियल फ्रैक्शन अगर सेम हो तो बताएं 180 मिनट के बाद कितनी रेशो बच जाएगी। अब जिसकी 30 मिनट हाफ लाइफ है उसके लिए जब 180 मिनट गुजरेंगे ना तो टोटल उसकी 6 हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी। 180 को 30 में तकसीम करो तो 6 आएगा। और जिसकी हाफ लाइफ 90 मिनट है, जब उसके लिए 180 मिनट गुजरेगा हर टाइम तो उसकी 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी। तो मैंने अनडिकेड एटम्स ऑफ एक्स आफ्टर 6 हाफ लाइफ 1/2 into n, और अनडिकेड एटम्स ऑफ y आफ्टर 2 हाफ लाइफ 1/2। इन्हें सिंपलीफाई किया तो आंसर आ गया। ठीक है जी। अब अगले किसी दिन में ना फिर रखेंगे आपकी डिस्कशन, जिसमें आपका एक वो रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला यूनिट, उसकी डिस्कशन होने वाली है, और एक आपका वो सॉलिड और न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रहता है, उसकी रख लेंगे, फिर से वाइंड अप करते हैं।
ठीक है जी, इसके स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं ग्रुप में दे दूँ, जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सके वो देख लें। ठीक है जी, वाइंड अप कर रहे हैं क्लास को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।